दोस्तन आयल के रहमान साहब के, डॉक्टर फजल साहब, शोराब कलवर साहब, अली मोहम्मद साहब के खुश आमदी चाह थो, महिरबानी। मां हाणे अहिड़े दोस्त खे घुराइणु चाहियां था जंहिंजो तमामु कानूनदान ऐं वॾो लायर ऐं वॾे तजुर्बेकार साईं अली असगर बुरड़े साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त हू अचे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। अली असगर बुरड़े साहब। Bismillahirrahmanirrahim. To some extent, I am not agree with my friend that I am a great lawyer. I am law student. Thank you anyway for your compliments. Today, the topic which is placed here to say a few words, it would be better that I may convey everything in the words which you can understand. सबसे पहले मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कायदे आज़म, ये कभी हमें दिया ही नहीं गया, हमें समझने दिया ही नहीं गया, इसलिए आज पाकिस्तान हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर कायदे आज़म को समझते तो आज हम पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होता, पाकिस्तान किसी और पोजीशन में होता। एनीवे, ये जो आज का टॉपिक है, कुछ क्योंकि पाकिस्तान बहुत से लोग एग्री करते हैं, बहुत से डिसएग्री करते हैं कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, कुछ लोग कहते हैं इट वॉज बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी, इट वॉज ए स्पिरिचुअल। और इस हवाले से कुछ चीज़ें तारीख का हिस्सा भी हैं, जैसे कायदे आज़म साहब जब कांग्रेस से डिसअपॉइंट हुए तो वापस यूके चले गए, तो मौलाना एहतशामुल हक थानवी साहब ने कहीं लिखा है कि कायदे आज़म साहब ने मुझे कहा था कि जी मुझे ख्वाब में आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए कि उठो मुसलमानों के लिए मुल्क बनाओ। तो ये एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी बहुत सारे डिस्प्यूट भी करते हैं कि जी ये तो एक प्लानिंग थी, अंग्रेज़ों की यहाँ से जाना था, इंडिया को डिवाइड करना था और यहाँ पे परमानेंटली अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए दो नेशन थ्योरी भी क्रिएट की गई ताकि ये सारी ज़िंदगी लड़ते रहें। लेकिन कायदे आज़म बीइंग ए लीडर, हमने जो पढ़ा है या जो हमारे बच्चे आज तक पढ़ते हैं कि जी कायदे आज़म वाज बॉर्न इन कराची, स्टडीड एट सिंध मदरसा, देन वेंट अब्रॉड फॉर बार। जो हमने पढ़ा है बचपन में, आई बिलीव इट वाज सेकंड क्लास, एक चीज़ उसमें कहती थी कि उसकी वालिदा ने कहा कि बेटा इतनी देर ना पढ़ो, इट वाज ए सिंधी सब्जेक्ट, इतनी देर ना पढ़ो। तो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि अम्मा अगर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी नहीं बनूँगा। तो ये हमें पढ़ाया गया, कायदे आज़म के बारे में यही समझाया गया। बाद में तो जो हर आदमी अपनी हिसाब से कोशिश करता रहा, जितना पढ़ सका, जितना समझ सका, हमारी तो उतनी औकात नहीं है। लेकिन बेसिकली ये जो मुल्क बना, ज़ाहिर है थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें जुनूनियत ज़्यादा थी, एक रिलीजियस इन्वॉल्व था। लेकिन कायदे आज़म साहब ने बड़ी अपनी हिकमत अमली से इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की थी। सबसे पहले एड्रेस में जब 1948 में कायदे आज़म ने असम्बली में एड्रेस किया था कि आप सब फ्री हैं, आप चाहे टेंपल जाएं, चाहे चर्च जाएं, या जो भी आपकी प्लेस है वर्शिप की जाएं, आप, इससे हमारी स्टेट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी वो क्लियर कर रहे थे कि अब हमने वेलफेयर करनी है। यानी एक बंदा होता है ना, एक लीडर होता है, लीडर का एक विजन होता है। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समझ गए थे कि लोगों को थोड़ा ज़रा ये जो जैसे कहते हैं कि जो रिलीजियस, जिसको भंग कहते हैं, नशा कह लें आप, जो लोगों को ज़्यादा चढ़ा हुआ था, कि इसको डिफ्यूज़ करना है ताकि लोग दूसरी साइड आए, कंस्ट्रक्टिव हों, मुल्क आगे जाए, तरक्की करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेहत ने उसका साथ न दिया, कुछ हमारे लोगों ने भी उसका ख्याल न किया। बाकी तो सारी चीज़ें तारीख का ऐसा है कि क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ कि एक फाउंडर मुल्क का हो, एक घर का अब्बा हो, बाबा एक कौम हो, उसके लिए एम्बुलेंस भी ना हो। इट वॉज अ शेम। तो खैर हमें उन्हें समझना है। हम आज तक जो भी पढ़ के समझे हैं, लेकिन हमारी जनरेशन न समझ सकी है, न हम समझा सकें। तो बाय टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ दिस फोरम, मेरी गुजारिश होगी जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं या जितने भी बंदे अप्रोचेबल हैं, जो एक्सेसिबल हैं, मेरी उनसे इतनी गुजारिश होगी कि खुदारा सिलेबस में दो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं। दो चीज़ें, एक तो आप अपने मुल्क की
और दूसरा, आप जिस पे कलमा पढ़ते हैं उसके बारे में भी बताएं, पढ़ाएं, बेसिक से पढ़ाएं, प्राइमरी से पढ़ाएं, ताकि लोग अंडरस्टैंड तो करें कि बेसिकली है क्या, ये जो जुनूनियत है ये कैसे निकलेगी। ये तो हिंदुस्तान में एक पहला जलसा हुआ था कलकत्ते में, हमने जो थोड़ा सा हिस्ट्री से सुना है कि गांधी साहब भी आए थे, जिन्ना साहब भी आए थे। जिन्ना साहब ने पहले तकरीर की, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, बड़ी एनर्जेटिक तकरीर थी, उस वक्त वो कांग्रेस में ही थे। तो जब गांधी साहब आए तो लोग उठते चले गए, तो उसमें पावर थी, वो एक विजनरी लीडर था। इसी वजह से आज हम लोग आज़ाद बैठे हैं, एक खुद मुख्तार मुल्क में हम रह रहे हैं। इस चीज़ को हमने आगे डाइवर्ट करना है, आगे ट्रांसफ़र करना है अपनी आने वाली जनरेशन को, वो उसको पता चले कि ये क्या तकलीफ़ें आई, क्या जिदोजहद थी कायदे आज़म की। यानी कि जो लीडर जिसके लिए ये भी हिस्ट्री है कि जब पहला इजलास हुआ था असेंबली का, तो सेक्रेटरी ने कहा कि सर चाय दें या कॉफ़ी दें, तो मना कर दिया था। बोला क्यों, घर से नहीं पी के आए। यानी कि वो था दर्द, कौम का दर्द था कि नहीं पैसे ज़ाया नहीं करने। तो ये था वीएन बेसिकली। अब वो वीएन जो है 48 में मोहम्मद अली जिन्ना के कॉफन के साथ दफन हो गया। उसके बाद आज तक जो है सिर्फ ये है कि मैंने अपना पेट कैसे भरना है, रिगार्डलेस कितने बंदों के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, कितने हमने कत्ल करने होते हैं, कितने मर्डर करने होते हैं, कितने ओजड़ी कैंप करने होते हैं, कितने बहावलपुर के इंसिडेंट करने होते हैं, कितने 2007 करने होते हैं, कितना 79 करना होता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। आप जब तक, एक मौलाना का कौल में कोट कर रहा हूँ कि मोहसिन कुछ लोग जो हैं वो जिंदगी भर रुसवा रहेंगे। जो लोग मोहसिन कुछ होंगे वो दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिरत में भी रुसवा होंगे। तो अगेन में क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मोहसिन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आदारसो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आदारसो, हम दूसरे नाम नहीं लेते, कुछ लोग उससे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन बहुत से लोग हैं, सब लोगों ने काम किया है इस मुल्क के लिए। ये एक मोहसिन थे। आप मोहसिनों को भूलोगे, आप तारीख को मस्क करोगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तारीख आपको मस्क कर दी। थैंक यू जी। थैंक यू बुराड़ा साहब। सच बोलें, सच लिखें, इसी में हमारी भलाई और अच्छाई है।